अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की पैथोलॉजी का आज हमारा लेक्चर है। इसमें जो फिजियोलॉजी में ना कुछ चीजें रह गई थी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एमसीक्यूज और वो सॉल्व इसमें ऐड हुए हैं। रिगार्डिंग पल्मोनरी पैरामीटर्स व्हाट हैपन टू देम इन प्रेगनेंसी। वैसे ही जब हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें भी वैसे प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में क्या क्या चेंजेस आती हैं वो सारी इकट्ठी एक टेबल में लिखी हुई है, और तब भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसमें देख लें कि क्या है। इसमें क्या होता है, लो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो हो जाता है इसमें। उसके बाद है अडाप्टेशन। दूसरी अडाप्टेशन क्या आती है इसमें, कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाती है। कार्डिक आउटपुट क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पे प्री लोड ज्यादा होता है। हमें पता है हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाती है और इसमें आफ्टर लोड कम हो जाता है। हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। हार्ट रेट क्यों ज्यादा हो जाता है? ताकि प्लेसेंटल और यूट्रस परफ्यूजन इजीली होती रहे। एनीमिया में क्या चीज होता है, यहाँ पे एनीमिया क्यों होता है कि आरबीसी भी ज्यादा होते हैं लेकिन प्लाज्मा 2 टाइम्स ज्यादा होता है। लेट्स सपोज 20 टाइम्स प्लाज्मा, 20 ml प्लाज्मा ज्यादा हुआ है और इसमें 10 ml आरबीसी इंक्लूड ज्यादा हुए हैं। उसके बाद हाइपरकोagulability क्यों होती है? टू डिक्रीज द ब्लड लॉस एट द डिलीवरी। यानी कि अगर हाइपरकोagulability स्टेट ना हो तो फीमेल जो स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हो या फिर जैसे सिजेरियन, सिजेरियन में तो मोस्टली ऐसा हो जाता है कि पेशेंट पीबीएच में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जबकि स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी में कम होते हैं। इसीलिए होते हैं एक नॉर्मल प्रोसेस बॉडी में चल रहा है, उसी के लिहाज से वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में हाइपर कोगुलेबल स्टेट है। पूरी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है कि ब्लड लॉस कम हो जाए। होता क्यों है ये मैकेनिज्म हाइपर कोगुलेबिलिटी का कि ब्लड लॉस कम हो? रेस्पिरेटरी में क्या चीज होती है, मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, टोटल टोटल लंग कैपेसिटी स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्निया ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, व्हाट इज द फाइंडिंग? इसमें क्या है, मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से डिस्निया होता है प्रेगनेंसी में, और इससे क्या होता है, मिनट वेंटिलेशन ज्यादा हो जाती है। इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विच आर द फॉलोइंग अकर्स। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या चीज होती है, टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। इन द लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी पैरामीटर बिकम। लेट फेज में क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। Scenario of pregnancy in which hemoglobin is the first trimester is 11.5 but at the time become 9.5। उसने ये क्या है कि प्रेगनेंसी का सिनेरियो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसके फर्स्ट टाइमेस्टर में 11 थी उसकी एचपी, उसके बाद उसकी एचपी कितनी होगी, 9.5। ये क्या चीज है, इसकी काज क्या है, ये फिजियोलॉजिकल काज है। मोस्ट कॉमन काज होता है एनीमिया। एनीमिया की कॉमन काज क्या है प्रेगनेंसी में? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन। इन प्रेगनेंसी व्हाट इज इंक्रीज? प्रेगनेंसी में क्या चीज इंक्रीज होती है? रेड सेल मैस इंक्रीज होता है। अब हाउ टू रीड रफी और हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज आप लोगों ने ये पढ़ लेने थे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स रफी से ऐड है। तो इसका क्या मतलब है कि रेड सेल मैस इंक्रीज होता है और प्रेगनेंसी में तो प्लाज्मा वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, यहाँ पे प्लाज्मा वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमने एमसीक्यू जिसके बाकी 3 ऑप्शन होंगे, जो 4 ऑप्शन होंगे, इनमें सिर्फ रेड सेल मैस उस टाइम पे ठीक होगा। A pregnant lady develops pain after few hours of delivery. ECG shows S1, Q3, T3. What is the appropriate test for diagnosis? गैलियम स्किन। और ये सिनेरियो किस चीज का बनता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सिनेरियो बनता है, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग आती है ईसीजी में S1, Q3, T3। A pregnant woman presented with hypertension, द ड्रग ऑफ चॉइस। इसमें हमने भी वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो टेस्ट मैंने डिस्कशन करवाई थी उसमें भी हमने बताया था कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मिथाइल डोपा होती है। और अगर लेबिटालोल ऑप्शन में हो तो हम लेबिटालोल को प्रेफर करेंगे और उसके बाद मिथाइल डोपा को। प्रेगनेंसी ड्यूस हाइपरटेंशन में कौन सी ड्रग देते हैं? लेबिटालोल को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसके बाद मिथाइल डोपा को। प्री क्लेम्पचिया हाइपरटेंसिव कंडीशन में सॉरी प्री क्लेम्प्टिक हाइपरटेंसिव जो कंडीशन होती है उसमें हम हाईवे हेड्रोलाजिन देते हैं, उसके बाद लेबिटालोल देते हैं। और एक्लेम्पशिया में हम क्या देते हैं? एक्लेम्पशिया जब पेशेंट को हो जाता है, सीजर 12 हो जाते हैं, तो तब हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। उसके बाद है 30-year-old हु इज प्रेग्नेंट फॉर थर्ड टाइम डाइज इन द थर्ड टाइमेस्टर इन रोड साइड एक्सीडेंट। द टाइप ऑफ डेथ। यानी कि थर्ड टाइम प्रेग्नेंट लेडी है, थर्ड टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है और डाई हो जाती है, कब? थर्ड टाइमेस्टर में उसकी एक्सपायरी हो जाती है, रोड साइड एक्सीडेंट में से कहते हैं फॉर्चुनस डेथ। A pregnant lady presents to you with hyperemesis gravidarum and alkalosis. Which electrolyte abnormality is she likely to have? Hyperemesis gravidarum में क्या होता है? हाइपोक्लीमिया होता है। ये बात याद रखनी है, इसमें एल्कलोसिस और हाइपोक्लीमिया होता है दो। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन अकरिन। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन कब होता है? प्रेगनेंसी में होता है। नॉर्मल है होता है इन प्रेगनेंसी में। डिफरेंस बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट
फीमेल। अब प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल ने कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया, लेकिन उसके मेटाबॉलिज्म से क्या होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसमें पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जबकि जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसमें उतनी ही अमाउंट में उसने कार्बोहाइड्रेट अगर लिया है तो उसमें पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता, मतलब उसकी बॉडी इंसुलिन से उसको कंट्रोल कर लेती है, ये नॉर्मल है। उसके बाद है, a pregnant female suddenly faints and was taken to the ER. The doctor advised to position her left lateral and not on right lateral position to avoid the compression of। अब हमने पढ़ा था कि राइट लेटरल पे क्या चीज होती है, राइट साइड पे क्या चीज होता है, एब्डोमेन के इंफीरियर वेना के वक्त गुजर रहा होता है। अब वो अगर राइट लेटरल साइड पोजीशन में लेटेगी तो यूट्रस के प्रेशर की वजह से इंफीरियर वेना के ब्लॉक हो जाएगा, वेनस रिटर्न नहीं आएगा, जब वेनस रिटर्न नहीं आएगा तो कार्डियक आउटपुट नहीं होगी, मतलब पल्मोनरी ट्रैक में ब्लड नहीं जाएगा, पल्मोनरी ट्रैक में ब्लड नहीं जाएगा तो पल्मोनरी वेन्स में ब्लड नहीं आएगा कि लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, बॉडी में सप्लाई कम होगी, ब्रेन इस्कीमिया की तरफ जाएगा तो फेंट हो जाएगी वो। और इसमें हमने उसको कहना है कि वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे रही। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन में बताना चाह रही थी, ये होता क्या है कि ये सर्वाइकल इरोजन भी कहते हैं, जिसमें कंडीशन क्या होती है, इन द कंडीशन वेयर द सेल्स इनसाइड द सर्वाइकल कैनाल या ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं आर प्रेजेंट आउटर सर्फेस ऑफ सर्विक्स। मतलब ये है कि जो सेल के सर्वाइकल कैनाल के इनसाइड वाले सेल होते हैं वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, एक्टोपिक लेडी सॉरी एपिलेप्टिक लेडी हु इज करंटली ऑन फेनिटाइन हैज बिकम प्रेग्नेंट, शी इज कंसर्न्ड अबाउट हर मेडिकेशंस, व्हाट व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट। पेनिटाइन हम नहीं देते, इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, बारबिटूरेट से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद है देयर इज वेरिएशन ऑफ इंसिडेंस ऑफ प्री एक्लेम्पसिया, द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द फॉल ऑफ डिजीज इज ड्यू टू, यानी कि प्री एक्लेम्पसिया की इंसिडेंस जो है वेरिएंट होती है, ये नहीं है कि एक ही जैसे सिम्टम्स के साथ पेशेंट में प्रेजेंट करे या एक ही एज में प्रेजेंट कर रही हो, ये वेरिएंट होती है। द सिग्निफिकेंट चेंज इसमें क्या होता है, फॉल इस डिजीज के साथ अनएनिमस डेफिनेशन ऑफ द डिजीज है। A female, her second trimester of pregnancy present with BP 160 by 110, she is most likely to be started। इसमें क्या स्टार्ट करवाएंगे, अल्फा मेथाइलोपा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच आर द फॉलोइंग डिक्रीज, क्या चीज डिक्रीज होती है, आर्टीरियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी में। विच आर द फॉलोइंग हार्मोन लेवल रिमेन नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ग्रोथ हार्मोन लेवल नॉर्मल रहता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रेगनेंसी बेस्ट डायग्नोज डॉक्टर, अर्ली डिटेक्शन प्रेगनेंसी की आफ्टर 10 days बेस्ट डायग्नोसिस किससे होती है, सीरम बीटा एचसीजी से। ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू इज डिक्रीज बाय, ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यू को डिक्रीज होती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है। उसके बाद हमारी ये चीजें आ गई, थ्रोम्बोसिस। वैसे ये इसको हम पैथोलॉजी में भी कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं, फिर हम पैथोलॉजी में नहीं करेंगे। पैथोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉट को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैन अकर इन वैरायटी ऑफ वेन एंड आर्टरी और वेन दोनों में हो सकता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन इन डीप वेन, मोस्ट कॉमन इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, डीप वेन, डीप वेन्स में होती है ऑफ द लेग बिलो द नी, लेग की लेग में बिलो द नी जो है मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी आती है, और ये इंट्रावेस्कुलर क्लॉट इसमें बनता है थ्रोम्बस। कैन और इसमें बन सकते हैं आर्टरी और वेन दोनों में ही बन सकते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या होती है, लाइन ऑफ जहन यानी कि अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ प्लेटलेट एंड फाइब्रिन एंड आरबीसी, ये होता है। लेट्स सपोज ये एक लेयर है सेल्स की, ठीक है, ये मैंने सेल्स बना दिए, और उसके साथ हम क्या बनाएं, इसके साथ बना लेते हैं कि ये प्लाज्मा है, सॉरी, इसके ऊपर ये फिर ये आ गए, ये डिफरेंट कलर आ गए, ये कलर नहीं था पहले, ये कलर था I think so। तो इसमें इस तरह की मतलब ये अल्टरनेट बनती जाएंगी, यहाँ पे फिर ये आ जाएगा, इसके दरम्यान में ये प्लाज्मा आ जाएगा, ये ठीक है। इसको कहते हैं लाइन ऑफ जहन है। एक अल्टरनेट लेयर होती है, अल्टरनेट लेयर्स होती है प्लेटलेट और फाइब्रिन की एंड आरबीसी की, यानी कि इसमें एक प्लेटलेट की लेयर
फाइब्रिन की लेयर होती है, दूसरी आरबीसीज की लेयर है, देन प्लेटलेट और फाइब्रिन की लेयर है, देन आरबीसीज की लेयर है, तो इसको कहते हैं लाइंस ऑफ जहन। और ये इसकी दूसरा क्या होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक में कि ये अटैच टू वेसल वॉल से अटैच्ड होती है। बोथ फीचर्स डिस्टिंग्विश द थ्रम्बस फ्रॉम पोस्टमार्टम क्लॉट। अब जो पोस्टमार्टम क्लॉट होता है यानी कि आफ्टर एक्सपायरी जो क्लॉट्स बनते हैं उनमें लाइंस ऑफ जहन भी नहीं होती और उनके वेसल वॉल के साथ अटैचमेंट भी नहीं होती। अगर हमने पेशेंट की ऑटोप्सी की है, हमें एक क्लॉट मिल रहा है, किसी वेसल में हमें क्लॉट मिल रहा है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है कि इसी वेसल में इस क्लॉट की वजह से इसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई है, तो इस पेशेंट को ये मसला आया है, या ये आफ्टर एक्सपायरी इसके क्लॉट डेवलप हुआ है। तो हम उसकी हिस्टोलॉजी में चेक करेंगे, उसकी लाइंस ऑफ जहन जिसमें होंगी वो प्री मार्टम होगा, वो एंटी मार्टम होगा यानी कि उसकी एक्सपायरी से पहले है। और अगर वो उसकी वेसल वॉल से अटैचमेंट भी नहीं है और उसमें लाइंस ऑफ जहन भी नहीं है, वो यूं करके एक सारी बस क्लॉट बना हुआ है, उसमें फाइब्रिन प्लाज्मा कोई भी चीज डिफरेंशिएट नहीं हो रही, तो ये क्या चीज होगी, ये पोस्टमार्टम क्लॉट होगा। उसके बाद है मेजर रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस इन डिस्ट्रप्शन इन ब्लड फ्लो। मेजर जो रिस्क फैक्टर है कि थ्रोम्बोसिस हो सकती है, कब होता है, डिस्ट्रप्शन हो जाए ब्लड फ्लो में, एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाए। तीन चीजें हैं इसमें, एक तो ब्लड फ्लो डिस्ट्रप्शन है, दूसरा क्या है एंडोथेलियल सेल डैमेज है, तीसरा हाइपरकोagulable स्टेट है। तो इसे कहते हैं ये वर्कआउट राइट है। और यहाँ पे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग विद इन द डीप वेन्स को डीप वेन हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, ये देखिए उन्होंने स्वेलिंग दिखाई हुई, रेडनेस होती है, वार्मथ, पेन होता है। प्री डिस्पोज टू द वर्कआउट ट्राइड है, यानी कि वर्कआउट ट्राइड शी से याद रख लें, स्टेसिस पोस्ट ऑपरेटिव लॉन्ग ड्राइव या फ्लाइट वाली स्टेट में है। उसके बाद हाइपरकोagulable स्टेट, डिफेक्ट इन कोagulation कैस्केड प्रोटीन, यानी कि कोagulation कैस्केड की किसी भी प्रोटीन में डिफेक्ट हो सकता है, इसमें फैक्टर 5 लेयर्डिन उसने कहा है। ऑरल कंट्रासेप्टिव यूज है और प्रेगनेंसी है। एंडोथेलियल सेल डैमेज से क्या होता है, एंडोथेलियल सेल डैमेज में एक्सपोज कोलेजन ट्रिगर्स द क्लॉटिंग कैस्केड। जो एक्सपोज कोलेजन होती है वो क्या ट्रिगर करती है, क्लॉटिंग कैस्केड को। मोस्ट पुल्मोनरी एम्बोलाई राइज फ्रॉम द मोस्ट, जो पुल्मोनरी एम्बोलाई वो कहाँ से राइज करते हैं, प्रॉक्सिमल डीप वेन से। कौन सी डीप वेन से, लोअर एक्सट्रीमिटी की डीप वेन से। उसके बाद इसमें लोअर एक्सट्रीमिटी की वेन्स कौन कौन सी हैं, आइलेट, फेमोरल और पोप्लीटियल वेन है। इसमें पोप्लीटियल वेन मोस्ट कॉमन है, खैर और फेमोरल भी होती है, इन दोनों के अलग अलग होता है। डी डायमर टेस्ट में भी यूज क्लिनिकली टू रोल आउट द डीवीटी। हमने डी डायमर टेस्ट को यूज करते हैं क्लिनिकली कि डीवीटी है ये इस पेशेंट को नहीं है। उसके बाद इफ द डिजीज प्रोबेबिलिटी इज मॉडरेट, इसमें डिजीज प्रोबेबिलिटी लो है या मॉडरेट है, ये चेक करने के लिए इमेजिंग टेस्ट ऑफ चॉइस, कंप्रेशन, अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर। जो इमेजिंग टेस्ट ऑफ चॉइस है, इमेजिंग टेस्ट ऑफ चॉइस या वैसे भी जो टेस्ट ऑफ चॉइस है डीवीटी के लिए वो अल्ट्रासाउंड है विद डॉपलर। यूज अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, नॉक्सप्रिन फॉर प्रोफिलैक्सिस एंड एक्यूट मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये पूछते हैं कि डीवीटी की हमने प्रोफिलैक्सिस करनी है तो हम क्या चीज देंगे। इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या हेपरिन एंड नॉक्सप्रिन के नाम से आती है, इसमें प्रोफिलैक्सिस में भी देते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की एक्यूट मैनेजमेंट में भी देते हैं। तो वो प्रोफिलैक्सिस का या एक्यूट मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछे तो आंसर सेम होगा। यूज डायरेक्ट एंटीकोगुलेंट फॉर ट्रीटमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन। हमने जब उसको ये एक्यूट मैनेजमेंट उसने बताया, और जब लॉन्ग टर्म हमने प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करनी है लॉन्ग टर्म, देन हम डायरेक्ट एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, रिवारोक्साबैन और एपिक्साबैन। इसको हम हेमाटोलॉजी में करेंगे। उसके बाद है मोस्ट कॉमन काज ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की क्या है, prolonged immobilization है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अक्कर मोस्टली बाय कैसे होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म डीप वेन थ्रोम्बोसिस से होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द थ्रोम्बाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या चीज है, थ्रोम्बाई के मोस्ट कॉमन थ्रोम्बाई ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म साइट मोस्ट कॉमन कौन सी है जहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म का थ्रोम्बाई बनता है, फेमोरल वेन है। उसके बाद है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, यानी कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का फिनोमेनन थ्रम्बस बना है, उसका एक पोर्शन वहां से सेपरेट हुआ है, रप्चर हुआ है और वो बॉडी में मूव होना शुरू हो गया, इसे कहते हैं थ्रम्बस से एम्बोलिज्म बन गया है। जो पोर्शन उस थ्रम्बस का मूव कर रहा है उसे हम एम्बोलस कहते हैं। और इसी एम्बोलस से एम्बोलिज्म हो जाती है, और ये फिनोमेना किस ब्रेन में होता है, पोप्लीटियल में होता है। इन डीवीटी एम्बोलाई फर्स्ट लॉज इन, यानी कि जब डीवीटी होती है तो पहले एम्बोलाई कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी में कैसे जाता है, अब यहाँ पे वीनस सिस्टम है ना, यहाँ पे ये देखें, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए फेमोरल वेन में, ये पोप्लीटियल वेन में क्लॉट बना है, वो सेपरेट हुआ है, ये इसने मूव करना शुरू किया, कहाँ पे चला गया, ये इन्फीरियर वेना केवा में चला गया। इन्फीरियर वेना केवा से कहाँ पे चला जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा से चला जाएगा ये राइट एट्रियम में।
राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में। समझ आ जाएगी आप लोगों को, बस टेढ़ा मेढ़ा लिखा जा रहा है कि इसमें जो प्लॉट है फिमोरल वेन या वो प्रीटल वेन से कहाँ पे जाएगा? इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे चला जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ये है उन्होंने फर्स्ट लॉज कहाँ पे होता है ये बताया है। A man presented with the head fruncle on the tip of the nose with high fever, redness, swelling of the eye, increase in diaphragmatic pressure। इसकी डायग्नोसिस क्या बनती है? केवलना साइनस थ्रोम्बोसिस बनती है कि टिप ऑफ नोज पे था वो इन्फेक्शन नेक्स्ट आगे चला गया। उसके बाद 50-year-old man has previous history of diabetic retinopathy and MI present with the chest pain। coronary occlusion occurs commonly due to coronary occlusion commonly यहाँ पे क्यों हुई है? डायबिटिक रेटिनोपैथी में डायबिटिक रेटिनोपैथी भी है, एमआई भी है पेशेंट को। अब coronary occlusion क्यों हुई? थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई है। सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस विच इज ट्रू। सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? मोस्टली इन द सेफनस वेनस सिस्टम। सुपरफिशियल वेन है ना सेफनस वेन, तो इसके सिस्टम से साथ होता है। उसके बाद विच आर द फाइंडिंग और suggestive of bad prognosis in acute renal transplant rejection। acute renal transplant rejection में bad prognostic factor क्या है? वेस्कुलाइटिस हो जाए पेशेंट को या थ्रोम्बोसिस हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन पैथोजेनेसिस ऑफ द थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सा है? एंडोथेलियल इंजरी है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन इन एन ऑर्गन, जो मोस्ट कॉमन काज है इस्कीमिया की या इन्फेक्शन की, वो क्या है? थ्रोम्बोसिस है। विच व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन पैथोजेनेसिस ऑफ द थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस की पैथोजेनेसिस में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर भी हमने यहाँ पे देखा है, एंडोथेलियल इंजरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर कोगुलेशन टू बिगिन इन द रफ एंडोथेलियल सरफेस, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द कोगुलेशन कब शुरू होती है? जब एंडोथेलियल सरफेस क्या हो जाए? रफ हो जाए। ठीक है, ये वन लाइनर है, ये एमसीक्यूज है, रफी के ही है। अब यहाँ पे स्लैश डॉट वगैरह ये चीजें मिसिंग है, सॉरी, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन इसको पढ़ते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ने पूछा कोऑपरेशन के बिगन होने के लिए कौन सा है? रफ एंडोथेलियल सरफेस है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी जेनेटिक काज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की जेनेटिक काज क्या है? होमोसिस्टिन यूरिया में ये हो सकता है। अब एम्बोलिज्म कब पढ़ते हैं हम लोग? एम्बोलिज्म क्या होती है, जो मैं वही बता रही थी, इंट्रावेस्कुलर मैस दैट ट्रेवल एंड एक्लूड द डाउनस्ट्रीम वेसल और सिम्टम्स डिपेंड अपॉन द वेसल इन्वॉल्व। वही कि इंट्रा इंट्रा यहाँ पे एम्बोलस क्या है, ये एम्बोलिज्म क्या है कि इसमें इंट्रावेस्कुलर जो मैस है, इसमें जो मैस है वो वेसल्स के अंदर अंदर ट्रेवल करता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज ड्यू टू एम्बोलस दैट डिसलॉज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एम्बोलस। अभी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्यों होती है कि इसमें थ्रोम्बोस क्या होता है? डिसलॉज होता है, और मोस्ट कॉमन टाइप है एम्बोलस। अब जो इंट्रावेस्कुलर कोई भी मैस है ना, उसे हम कहते हैं ये इम्बोलस है। और यहाँ पे उसने थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के साथ ये मेंशन किया है कि थ्रोम्बस जो बना है वहां से जो इम्बोल डिसलॉज हुआ है वो मोस्ट कॉमन टाइप है एम्बोलस की, ग्रेटर देन 95% होती है। और बाकी जो 5% है उसमें दूसरे मैसेज भी हो सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक एम्बोलस इज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग दैट डिसलॉज, यानी कि एथेरोस्क्लेरोटिक जो एम्बोलस होता है वो एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लेग हमने फॉर्मेशन देखी थी वहां से डिसलॉज जिससे बनता है। करेक्टरिस्टिक बाय प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट इन द एम्बोलस। और इसमें क्या चीज होती है? कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट होते हैं एम्बोलस में। फैट एम्बोलस इज एसोसिएटेड विद, फैट एम्बोलस किसके साथ एसोसिएट करता है? बोन फ्रैक्चर के साथ करता है, पर्टिकुलरली लॉन्ग बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज ट्रॉमा के साथ। अब पेशेंट की हिस्ट्री दी हुई होती है कि पेशेंट का बोन बोन फ्रैक्चर हो गया या उसके सॉफ्ट टिश्यू के स्वेयर सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा हो गया, उसको स्वेयर उसको मसल्स कंप्रेशन हो गई है, तो उसके साथ कौन सी फिनोमिना आता है? फैट एम्बोलिज्म का आता है। इसमें क्या होता है? डेव्स वाइल फ्रैक्चर आर स्टिल प्रेजेंट ना शॉर्टली आफ्टर रिपेयर, या तो जहाँ पे फ्रैक्चर है वो अभी भी प्रेजेंट है या उसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई है, थोड़े टाइम बाद वो रिकवरी फेज में जाना शुरू हो गया, तब भी एम्बुलेंस फैट एम्बुलेंस हो सकता है। करेक्टराइज बाय, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? डिस्निया अपन विद बोन मैरो एलिमेंट सीन इन द पल्मोनरी वेसल्स, यानी कि इसमें ये हो सकता है फैट भी हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है? बोन मैरो एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग बोन में बोन मैरो होता है। उसके बाद
टीके ऑन द स्किन ओवरलाइंग पे टीके जो स्किन पे होते हैं और ओवरलाइंग चेस्ट पे भी होते हैं। गैस एम्बोलिज्म इज क्लासिकली सीन इन द डिकम्प्रेशन सिकनेस। गैस एम्बोलिज्म कहाँ पे होती है? डिकम्प्रेशन सिकनेस में हमें नजर आती है। नाइट्रोजन गैस पार्टिसिपेट आउट ऑफ द ब्लड ड्यू टू रैपिड डिसेंट बाय अ डाइवर। अब इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन, एक डाइवर है वो सी में गया है, लेकिन उसने ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना था, क्योंकि वो, हमें ये भी पता है जब वो सी डाइवर जाते हैं, डीप डाइविंग करने जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वो दोनों मिक्स करके गैसेस लेके जाते हैं। लेकिन अगर वो रैपिड सेंड करे वो डाइवर, तो उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस पहले बॉडी में मूव हो रही होती है लेकिन वो सॉल्व नहीं होती, कोई इशू नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो रैपिडली असेंड करना शुरू होता है, तो वो क्या करती है, नाइट्रोजन गैस जो नॉर्मली हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे थे उस टाइम में, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जब रैपिड असेंड होती है तो नाइट्रोजन गैस प्रेसिपिटेट हो जाती है ब्लड में। और इससे क्या होता है, पेशेंट को जॉइंट पेन, मसल पेन, बैंड से हम कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम चौक स्टार्ट हो जाते हैं। क्रॉनिक फॉर्म का हम इसे केजियान डिसीज कहते हैं। इससे क्या होता है कि मल्टीफोकल इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ द बोन होता है केजियान डिसीज में। गैस एम्बोलिज्म में आल्सो occur ड्यूरिंग द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी गैस एम्बोलिज्म हो सकता है। एयर इज पम्प्ड इनटू द एब्डोमेन। एयर पंप होते है एब्डोमेन में। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इंटरनल सर्कुलेशन ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी। हाँ, सही आंसर किया आपने। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इंटर होता है मैटरनल सर्कुलेशन में, लेबर और डिलीवरी में। प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन ये हमें प्रेजेंट कब कर रहा होता है? ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी में मोस्ट लाइकली। प्रेजेंट विद शॉर्टनेस में पेशेंट किसी से प्रेजेंट करेगा सिम्टम में? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम और डीआईसी के साथ प्रेजेंट करेगा ड्यू टू थ्रोम्बोजेनिक नेचर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड नेचर। इसमें जो डीआईसी के सिम्टम्स क्यों होंगे? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की कौन सी नेचर होती है? थ्रोम्बोजेनिक नेचर होती है, इसीलिए डीआईसी भी करवा सकता है। characterized by squamous cell keratin debris from the fetal skin and embolus। इसमें characteristic क्या होता है कि squamous cell keratin debris या fetal skin हो सकती है उस embolus में। यहाँ पे आप लोग को एक और बात है, थोड़ा सा मैं मतलब इस तरह भी एक्सप्लेन मैं करती होती थी लास्ट टाइम वाले जो लेक्चर थे, लेकिन इसमें मैं बस थ्योरी पे फोकस करती हूँ। लास्ट में लेक्चर्स में क्या करती होती थी कि सिनेरियो बना के बताती होती थी कि पेशेंट है, वो प्रेजेंट किया, उसको लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो गया, पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, लेट्स सपोज, और उसको अचानक से उसको डिस्निया स्टार्ट हो गया, और इसमें आरटीए की, इस वेयर आरटीए की हिस्ट्री है, और उसको डिस्निया स्टार्ट हो गया। वो जैसे ही इमरजेंसी में गया विद 1 2 डेज या फिर इस तरह हॉस्पिटल के अंदर ही उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई है, तो उस पेशेंट को क्या चीज है, उस पेशेंट को क्या होगा? फैट एम्बोलिज्म होगा। अब गैस एम्बोलिज्म है, ड्राइवर की हिस्ट्री दी हुई है, मेंशन किया हुआ है उसने, और उसने बताया हुआ कि पेशेंट को मसल पेन, जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया है, तो या उसकी क्रॉनिक हिस्ट्री होगी या ये बताया होगा। ठीक है, इस ये गैस एम्बोलिज्म होगा। एमनियोटिक फ्लूइड का लिवर के साथ क्वेश्चन आएगा, वैसे आगे आई थिंक सो ऐड है इसके। हाँ, ऐड है सारे इसके। तो उसके बाद है, कहाँ पे थे हम? हाँ, यहाँ पे थे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म कब होती है, क्यों होती है? यूजुअली ड्यू टू थ्रोम्बोएम्बोलस, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ deep venous thrombosis of the lower extremity usually involving the femoral iliac और popliteal। वही बात है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है? डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है, और कहाँ पे हो रही होती है? femoral iliac या popliteal वेन में हो रही होती है। फिनोमिना इसमें आता है और इसमें मोस्ट लाइकली ये फिनोमिना साइलेंट होता है। क्यों साइलेंट होता है? इसकी रीजंस ये है कि लंग है ड्यूरल ब्लड सप्लाई, लंग की दो ब्लड सप्लाई है। कैसे दो ब्लड सप्लाई है कि एक तो इसको पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड आता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड आता है, दूसरा इसको ब्लड आता है जो इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको पहुंचता है ताकि ये काम कर सके, वो है ब्रोंकियल आर्टरीज। उसके बाद है एम्बोलस इज यूजुअली स्मॉल। एम्बोलस स्मॉल होता है और सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, जिसकी वजह से क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आते। A pulmonary infection occur if the large and medium-sized artery is obstructed in the patient with the pre-existing cardiopulmonary disease. Only 10% pulmonary embolism causes the infection. अब pulmonary infection में क्या कौन सी आर्टरी से इन्वॉल्व होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये एमसीक्यू आता होता है कि लार्ज और मीडियम साइज आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। और प्रेजेंट ये कैसे कहते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेमोप्टिसिस, प्लूरिटिक चेस्ट पेन और प्लूरल एफिजियन। ये पल्मोनरी इन्फेक्शन में लाजमी प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा, ये बात इसने मैं यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद वी ओवर क्यू लंग्स के, इसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन जो लंग्स के आता है उसमें मिसमैच होता है। परफ्यूजन क्योंकि अब नॉर्मल होती है, परफ्यूजन क्यों नॉर्मल होती है?
पल्मोनरी इन्फेक्शन है, पल्मोनरी परफ्यूजन किस चीज को शो करते हैं, ब्लड फ्लो को शो कर रही है। यहाँ पे ब्लड जितना मूव कर रहा है उसको परफ्यूजन से हम शो करते हैं लंग्स में। तो यहाँ पे अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी इन्फेक्शन है तो ब्लड फ्लो तो कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो वेंटिलेशन और परफ्यूजन नॉर्मल एबनॉर्मल हो जाएगी, सॉरी ये रेशियो एबनॉर्मल हो जाएगी। और इसमें स्पाइरल सिटी शोज, स्पाइरल सिटी में हमें क्या नजर आता है, वेस्कुलर फिलिंग डिफेक्ट इन लंग्स हमें नजर आता है। लोअर एक्सट्रीमिटी डॉपलर अल्ट्रासाउंड किसके लिए होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूजफुल होता है डिटेक्शन में, डीवीटी की डिटेक्शन में। डी डायमर्स में एलिवेट होते हैं। उसके बाद ग्रॉस एग्जामिनेशन में रिवील क्या होता है कि पल्मोनरी वेज शेप इनफाक्ट हमें नजर आता है। A sudden death due to large saddle embolus that block both right and left pulmonary arteries are significant occlusion of large pulmonary artery death due to electromechanical dissociation। इसमें सडन डेथ क्यों हो सकती है कि उन्होंने कहा है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन है, इसमें सडन डेथ क्यों हो सकती है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इसमें क्यों होती है, लार्ज सैडल एम्बोलस जो होता है वो ब्लॉक कर देता है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज को। जब पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो आपको पता है नेक्स्ट सारा मैकेनिज्म जो है पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन्स में ब्लड आना और पल्मोनरी वेन से राइट एट्रियम में, ये सारी डिसोसिएशन ये सारी जो है इसमें एसोसिएशन वो डिसोसिएशन फॉर्म में चली जाएगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में अराइज द क्रोनिक एम्बोलिज्म दैट रिकॉग्नाइज्ड ओवर द टाइम, रीऑर्गेनाइज्ड ओवर द टाइम। पल्मोनरी हाइपरटेंशन वेरी करता है कि इस क्रोनिक एम्बोलिज्म के साथ जो रीऑर्गेनाइज कर लेता है ओवर द टाइम। सिस्टेमिक एम्बोलिज्म कब होती है, ड्यू टू थ्रोम्बोएम्बोलिस की वजह से होती है। अराइज कहाँ से करते हैं, सिस्टेमिक एम्बोलिस लेफ्ट हार्ट से अराइज करता है और ट्रेवल करता है डाउन सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू इंक्लूड द ऑर्गन एंड मोस्ट लाइकली लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब इसमें जब सिस्टेमिक एम्बोलिज्म का क्या मतलब होता है कि आर्टेरियल सिस्टम में थ्रोम्बस आ गया। अब लेफ्ट हार्ट में आया, लेफ्ट हार्ट से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट हार्ट में आया, लेफ्ट एट्रियम में क्लॉट है, एक लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अटैक थ्रू बॉडी में चला गया और ब्लड बॉडी में कहीं भी जाके वो ओक्लूजन करवा सकता है। उसके बाद है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्वेश्चन कर लेते हैं, कहाँ पे गए हमारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेंगे हाँ।